नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप टेट 2023 देना चाहते हैं, सीटेट 2023 देना चाहते हैं या फिर डीएसएसबी की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। ये चार ऑप्शन हैं, आपको बताने हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, निरंतरता का सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत में होता क्या है कि जब व्यक्ति पैदा होता है, जिस दिन से पैदा हो गया या फिर जिस दिन से कहिए कि वो उसकी माँ गर्भावस्था में होती है, उसी दिन से बालक का विकास शुरू हो जाता है और मरणोपरांत तक विकास होता रहता है, जब तक आदमी मर नहीं जाता है। तो ये आप लोग समझ लीजिए। अगर बात करें अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध सिद्धांत की बात अगर हम करें तो बालक के शरीर, मानसिक विकास, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। और एकीकरण सिद्धांत की अगर बात करें, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। दूसरी बात, अगर अंतः क्रिया का सिद्धांत की बात करें तो बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होती है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? आपके सामने चार संविधान संशोधन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा सही है। 86वां संविधान संशोधन, 25वां, 52वां या फिर 22वां। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये कब हुआ था 86वें संविधान संशोधन? तो 2002 में किया गया था, के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे से शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से कितने वर्ष? 14 वर्ष। आप सभी जानते हैं कि आपके आसपास जो विद्यालय हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत जोर देते हैं। तो 14 साल के बच्चों के सभी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये सुविधा जो है सिर्फ सरकारी विद्यालय में मिलती है, आपको प्राइवेट विद्यालयों में नहीं मिलती है। और आजकल के लोग ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालय में ही अपने बच्चों को डालना पसंद करते हैं, जबकि वहाँ लूट खसोट मची हुई है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसका है। मैकडूगल का है, अब्राहम मैस्लो का है, सिम्पसन का है या फिर विलियम जेम्स का है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है और इसका सही आंसर है ए। कौन है? मैकडूगल है। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में, कब? 1908 में जो है मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार जो है मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण बताया गया है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। बात सही है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी भाषाएं, उनकी क्रियाकलाप किसी के भी समझ में नहीं आता है। वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, स्किनर ने कहा है या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
अगर वुडवर्थ के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। और स्किनर ने क्या कहा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो ने क्या कहा है, तो आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, तो आपको बताना है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना की परीक्षण या फिर परिकल्पना का निर्माण। तो आपको बताना है और इसका सही आंसर है बी, समस्या की पहचान करना। ठीक है। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? समस्या की पहचान करना होता है, फिर दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण करना, फिर होता है तथ्यों तथा संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, फिर उसके बाद होता है परिकल्पना का परिशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो कब होगा बच्चों का सर्वाधिक सीखने का अच्छा तरीका? तो पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी होगी या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन बांटा था भागों में? संज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर उसके बाद भावनात्मक उद्देश्य, फिर उसके बाद मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, सूझ का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा डी, होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अंग नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अंग नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। आंतप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या फिर क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आंतप्रज्ञ अवस्था। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है: क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये आपके सामने दिए गए हैं 5 पद, इनको क्रम में बताना है कि कौन किस क्रम में है। तो पहला होता है खोज, ठीक है। फिर दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कहाँ है? तो ये है। फिर तीसरा क्या होता है? आत्मीकरण, तो ये हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्या होता है? तो होता है संगठन या व्यवस्था, तो ये चौथा हो गया आपका। और 5वां ये है वाचन। तो इस तरीके से इसका क्रम बनेगा। आप इसका सही आंसर होगा क्या? तो ये बी वाला होगा, ठीक है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? आपको यही बताना है। सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या फिर संज्ञानात्मक संकारी है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, संज्ञानात्मक संकारी, ठीक है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने के प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज व उद्देश्यपूर्ण बनाती है।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो आपको बताना है कि कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य, साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है, और इसका सही आंसर है अक्षरों व शब्दों के मध्य, साहचर्य से। क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और काफ़ी बार आपके पेपर में इस तरीके के घुमा फिरा के थोड़ा बहुत अंतर करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सामान्य और विशिष्ट। कक्षा में हर प्रकार के छात्र होते हैं, आप जानते ही हैं। कहीं कमज़ोर होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बहुत तेज़ होता है। अब अलग अलग तो क्लास बनाया नहीं जाता कि गधों के लिए या कमज़ोर के लिए अलग क्लास हो, मीडियम वालों के लिए अलग क्लास हो, और हाई फाई जो पढ़ने में तेज़ हो उनके लिए अलग क्लास हो। ऐसा किसी भी विद्यालय में नहीं होता है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गणना दोष होता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। भाई डिस्कैलकुलिया जो है ना, बहुत आता है आपके पेपर में, इसको ध्यान में रखिएगा। ये गणित से संबंधित होता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ होता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके काम का चैनल है। आप 2023 में किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, टेट में बैठ रहे हैं, सीटेट में बैठ रहे हैं, या डीएसएसबी में बैठ रहे हैं, या फिर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी अदर स्टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और भी इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ाया गया है। आपको बहुत जल्द हिंदी के वीडियो मिलेंगे, फिर उसके बाद गणित का भी मिलेगा, फिर पर्यावरण का भी मिलेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सब आता ही आता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट, तरीका, ये सब पसंद आता है तब। तो चलिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षीय स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें तथा समाज में अपने आप को दोस्तों अगर बच्चा किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है, आँख से, पैर से, हाथ से, दिमाग से, तो उसको बार बार इंगित नहीं करना चाहिए। बार बार क्या, एक बार भी नहीं बोलना चाहिए कि तुमको ये प्रॉब्लम है। बच्चे में वो भावना आ जाती है, वो दिक्कत आ जाती है, फिर वो पिछड़ता ही जाता है। तो आप लोग अगर इस तरीके के कोई काम करते हो तो बिल्कुल मत करिएगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या फिर लुप्त प्राय हो जाती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ऑप्शन बहुत बड़ा है, इसको आप लोग पहले पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए, फिर आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर उसके बाद अवबोधन होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या फिर स्किनर। तो दोस्तों इसमें कुछ बताना नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर इसका है ए। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो 1964 में ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, यह सिद्धांत अप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, ध्यान रखिएगा। पहला है अंतः प्रक्रिया स्रोत, दूसरा है सूचना प्रक्रियाकरण स्रोत, तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और चौथा है व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो दे सकते हैं, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।